हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। ये है लेक्चर सीरीज एनसीईआरटी 6 to 12 का और ये होने वाला है इस सीरीज का पहला वीडियो, चैप्टर नंबर 1 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। बुक का टाइटल है आवर पास्ट फर्स्ट और ये है इस बुक का फ्रंट कवर पेज और ये है पहला पेज। इस बुक का अंदर जाएंगे आप, ये है पहला पेज और ये है हमारी इंडेक्स 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री की। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसी तरीके से 10 चैप्टर हैं इस बुक में और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर के लिए एक ही वीडियो बनाया जाए और इस तरीके से 6th स्टैंडर्ड के लिए आपके पास 10 लेक्चर्स होंगे जिसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्लेलिस्ट जो होगी वो पूरी 6 to 12 होगी और आप वहां पर सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। ये है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो एनसीईआरटी की कोशिश रहती है कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जो आपके मन में ख्याल आए होंगे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करके हर एक चैप्टर से पहले आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए जाए। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, राशिदा ने न्यूज़पेपर पढ़ा और सडनली उनकी नज़र जाती है, राशिदा की नज़र कहाँ पर जाती है, एक हेडलाइन पर जाती है जिसमें लिखा था 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले। राशिदा के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सच में पता चल सकता है कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, तो यस्टरडे यानी कि कल का हम पता लगा सकते हैं कैसे, रेडियो पर खबर सुन के, टेलीविजन पर न्यूज़ सुन के और न्यूज़पेपर पढ़ के। और लास्ट ईयर के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं किसी से पूछकर, जिसको लास्ट ईयर के इवेंट्स की जानकारी याद हो उससे हम लास्ट ईयर के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन सैकड़ों और हजारों साल पहले का क्या, उसकी जानकारी हम कैसे ले सकते। तो वही हमें सीखना है कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम हजारों सैकड़ों सालों पहले की जानकारी लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी ले सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट के बारे में हम क्या जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम पास्ट की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि उस समय के लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे और उन लोगों का व्यवसाय यानी कि पेशा क्या था, वो लोग क्या करते थे। वो हंटर्स थे, शिकारी थे, हर्डर्स थे, फार्मर किसान थे, रूलर्स यानी कि राजा थे, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट, क्राफ्टमैन, आर्टिशियंस, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट यानी कि उनका पेशा क्या था। इसके अलावा मनोरंजन के लिए जैसे बच्चे आजकल गेम खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और इंडोर गेम्स भी हैं जैसे कि वीडियो गेम्स हैं, तो उस जमाने में बच्चे क्या गेम्स खेला करते थे, इसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते थे। किस तरीके की कहानियां वो सुना करते थे, कैसे प्ले, कैसे नाटक वो देखा करते थे और किस तरीके के गाने गाए और सुने जाते थे। तो ये सारी जानकारी हम पास्ट के बारे में ले सकते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये लोग रहते कहाँ थे, वेयर डिड पीपल लिव, ये सारे लोग कहाँ पर रहते थे। तो हजारों सालों के लिए इंसान जो है वो नदियों के किनारों पर रहते आए हैं और कुछ इंसान जो यहाँ पर रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि इकट्ठा करने में, सामान जंगल से इकट्ठा करने में काफी माहिर थे। दे न्यू अबाउट, उन्हें जानकारी थी किसके बारे में, प्लांट वेल्थ के बारे में, यानी कि किस पौधे की क्या विशेषता है, उससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, इसके बारे में काफी जानकारी वो लोग रखते थे। और वो जंगल से ही अपने खाने का सामान इकट्ठा करते थे, जैसे कि रूट्स जो कि खाने लायक रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और इसके अलावा फॉरेस्ट की बाकी भी चीज़ें जो उनके काम की थी वो भी वो इकट्ठा करते थे। और साथ ही वो एनिमल्स को हंट करते थे, यानी कि एनिमल्स का शिकार भी किया करते थे। तो वो लोग रहते कहाँ थे, मोस्टली वो नदियों के किनारे पर रहते थे ताकि पानी की अवेलेबिलिटी यानी कि पानी उन्हें आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सुलेमान और किरथार ये वाले पहाड़ कहाँ पर हैं, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में ये कहाँ पर हैं। तो सुलेमान पहाड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुलेमान रेंज, और ये क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का ऑलमोस्ट बॉर्डर है। ये काबुल नदी है जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से होके निकलती है। अभी नेक्स्ट पेज में सुलेमान के अलावा किरतार भी में मैप पूरा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पेज में, वहां पर आपको पूरा दिखाऊंगा कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतार हिल्स कहाँ पर है। तो इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं ये, उसके बारे में क्यों बता रहे हैं हमें, तो उसके बारे में जानकारी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कि इंसान ने सबसे पहले वीट और बार्ले यानी कि गेहूं उगाना शुरू किया था 8000 साल पहले। आज से 8000 साल पहले यहाँ पर वीट यानी कि सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। और सिर्फ खेती नहीं, इसके अलावा उन्होंने रियरिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुपालन भी शुरू कर दिया। और कौन से पशु वो पालते थे, वो थे शीप,
गोट और कैटल यानी कि बफलो, काउज, ये सारे जानवर वो पालते थे। और उनके रहने का तरीका क्या था, वो विलेजेस में रहते थे, यानी कि रूरल सोसाइटी थी। ये तो हो गया सुलेमान के बारे में। सुलेमान पहाड़ और किरतार पहाड़ जो है वहां पर ये इवेंट्स हो रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं गारो हिल्स। गारो हिल्स हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और विंध्या हमारे सेंट्रल इंडिया में है। तो वो मैप एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास किरथार, गारो और विंध्या कहाँ पर है। तो ये है किरथार और ये है सुलेमान रेंज। इसके अलावा ये है यहाँ पर गारो हिल्स हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और इसके बाद ये है हमारे विंध्या, यहाँ पर सतपुरा है और ये विंध्या है और ये सतपुरा रेंज है। और इन दोनों रेंज के बीच में से निकलती है नर्मदा नदी। तो ये हमें बताया जा रहा है कि सुलेमान और किरतार पहाड़ के अलावा गारो हिल्स और विंध्या रेंज जो सेंट्रल इंडिया में है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गारो हिल्स हैं, वहां पर भी ये भी कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर एग्रीकल्चर अर्ली डेवलप हो गया था। और सबसे पहले जहां पर चावल यानी कि राइस, धान की खेती हुई थी, वो कहां पर हुई थी? विंध्या में हुई थी। इसके अलावा मैप में फिर वो बोलते हैं कि इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस कीजिए। तो इंडस नदी को एक बार देख लेते हैं। तो ये है इंडस नदी जो कि पाकिस्तान के बीचों बीच से निकलती है और ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमने इंडस नदी देख ली, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, आज के पाकिस्तान में है। और वहां पर उसके बारे में क्या बताया गया है कि अराउंड 4700 ईयर्स अगो, यानी कि आज से 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड, यानी कि कुछ ऐसी सिटीज थी जो यहाँ पर इनकी नदियों की किनारे पर बसी हुई थी। और वहीं आज से 2500 साल पहले गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग भी और सी कोस्ट के अलॉन्ग भी ऐसी सिटीज आने लग गई थी। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि गंगा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं एक बार मैप में कि गंगा नदी कहाँ पर है, उसकी ट्रिब्यूटरी। और सबसे स्पेसिफिक यहाँ पर बताया गया कि सोन नदी कहाँ पर है, वो हमें इसमें लोकेट करनी है मैप में। तो एक बार वो देख लेते हैं। तो ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, इस तरीके से जाती है, ठीक है। और यहाँ पर है ये सोन नदी, ये है सोन रिवर, ये यहाँ पर गंगा को मिल जाती है। बाकी ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हैं कि ये यमुना है, ये चंबल है, बाकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं गंगा की। तो ये है गंगा नदी नदर्न इंडिया से, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ से होके ये निकलती है। अब ये बता रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में इन नदियों के साउथ में यानी कि बिहार वाले रीजन में एक एरिया हुआ करता था जिसे मगध कहा जाता था। आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे कि मगध एक महाजनपद बनता है, यानी कि एक टेरिटरी, एक राज्य बनता है जो बाकी सारे राज्यों पर कब्जा कर लेता है। और वहीं यहाँ पर बताया गया कि एक पावरफुल किंगडम सेटअप करता है मगध में। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री लोग जो थे वो ट्रेवल करते रहते एक पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट से दूसरे पार्ट में। सब कॉन्टिनेंट जब मैं कह रहा हूँ तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब है ऊपर हिमालय से नीचे साउथ में इंडियन ओशियन तक, और इधर नॉर्थ वेस्ट में जो कि हमारे सुलेमान पहाड़ जैसे मैंने अभी बताया, या फिर हिंदू कुश जो माउंटेन्स हैं वो माउंटेन से लेकर और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे माउंटेन्स हैं हिमालयस के, वहाँ तक ये पूरा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें आज के मॉडर्न डे नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया है। इसे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते रहे थे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि देखिए हाई हिल्स यानी कि जो डेंजरस पहाड़ थे जैसे कि हिमालयस, डेजर्ट यानी कि जो मरुस्थल थे, उसके अलावा नदियाँ और जो समुद्र थे, इन्होंने इनकी जर्नी यानी कि इनके रास्ते को कठिन बनाया लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं बना पाए, यानी कि कभी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोक नहीं पाए। और लोगों का आना जाना लगा रहा था पूरी हिस्ट्री में, थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री पूरे सब कॉन्टिनेंट में लोगों का आना जाना लगा रहा था। इनके माइग्रेशन का कारण कुछ भी हो सकता था, जैसे लाइवलीहुड यानी कि अपने काम की तलाश में, या फिर नेचुरल डिजास्टर यानी कि कहीं पर बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, उससे बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, फ्लड्स, ड्राउट्स यानी कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो एक जगह से दूसरी जगह नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी जा सकते हैं। या फिर कोई आर्मी दूसरे एरिया को कॉन्कर करने के लिए, दूसरे एरिया को जीतने के लिए मार्च कर कर जाती थी। इसके अलावा एक फ्रिक्वेंट फिनोमेना था जो कि मर्चेंट यानी कि व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कैरावान्स में, यानी कि अपने पूरे काफिले में, और शिप में जहां पर वो वैल्यूएबल गुड्स एक जगह से, यानी कि कहीं पर अगर कॉटन फेमस है तो वहां से कॉटन लेके आते थे, कहीं पर किसी की चीज़ की खेती होती है वो दूसरी जगह नहीं होती है तो वहां पर उस चीज़ को बेचना, ऐसा काम कौन करता था? व्यापारी करते थे। और इसी चीज़ के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे, आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा रिलीजियस टीचर्स भी होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने उपदेश देने के लिए, गाँव गाँव
गांव जाकर अपने उपदेश दिया करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हमारी हिस्ट्री में हुए हैं जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी कि अपनी घूमने की जिज्ञासा को पूरी करने के लिए और नई नई जगह को ढूंढने के लिए, नए नए जगह के बारे में जानकारी लेने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ऐसे भी कुछ लोग हमें इंडियन हिस्ट्री में या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउडेज, यानी कि आजकल लोग ट्रेवल क्यों करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैप को एक बार फिर से देखिए और वहां पर पता लगाइए कि इंडिया के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नेचुरल फ्रंटियर्स बने हुए हैं। तो एक बार हम मैप को फिर से देखते हैं। तो ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप। यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदुकुश पहाड़ है, यहाँ पर हिमालयाज है, यहाँ पर भी हिमालयस का एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन ओशन है और नीचे जाके हमें क्या मिलता है, इंडियन ओशन भी नीचे मिल जाता है। तो ये है हमारे नेचुरल फ्रंटियर्स। तो इसको बताने के पीछे कारण ये है कि ये नेचुरल फ्रंटियर्स बहुत डिफिकल्ट बना देते थे इनको क्रॉस करने के लिए, लेकिन जिसके जहाँ चाह वहाँ राह। तो ऐसे भी लोग थे जो इन माउंटेन्स को स्केल यानी कि इन माउंटेन की चढ़ाई करके भी दूसरी जगह गए थे। इंडियन हिस्ट्री में हम लगातार ये देखेंगे कि बाहर के लोग इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ सेटल भी हो गए। इन लोगों का आना हमारे कल्चर में इजाफा, हमारे कल्चर से सीखे और हमारे कल्चर में उनका कल्चर मिल भी गया। ऐसा हम हिस्ट्री में थ्रू आउट देखते हैं। उनके आने से नए नए आइडियाज़ इनोवेशन हुए, यानी कि नए नए आइडियाज़ शेयर हुए, जैसे कि कार्विंग ऑफ स्टोन को किस तरीके से मूर्ति उसकी बनानी है, कंपोजिंग ऑफ म्यूजिक यानी कि उनके म्यूजिक बनाने का क्या तरीका था, यहाँ पर म्यूजिक किस तरीके का था, उसमें से एक नया फ्यूजन निकला। इवन किस तरीके का खाना वहाँ खाया जाता था वो भी खाने बनाने के आइडियाज़ भी शेयर हुए हैं ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो इस तरीके से इंटरमिंगलिंग ऑफ आइडियाज़ होता रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। अब हमने देख लिया कि इंडिया की जो नेचुरल बॉर्डर्स है यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेचुरल फ्रंटियर्स जो थे उनके होने के बावजूद भी इंडिया के लोगों का या फिर बाहर के लोगों का आपस में जो इंटरमिंगलिंग था या फिर आइडिया शेयरिंग था, या फिर बाहर के लोग जो इंडिया में आके सेटल हुए थे वहाँ से जो नए आइडियाज़ निकले हैं वो होता रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि इंडिया यानी कि जो हमारा भारत है उसका नाम भारत या इंडिया या हिंदुस्तान, आर्यव्रत ये कैसे पड़ा या फिर ये नाम क्यों है, तो वो देख लेते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड। हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए दो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। तो जो वर्ड इंडिया है वो आता है इंडस नदी से, जिसका संस्कृत में नाम सिंधु है। इंडस नदी से इसलिए आता है, एक बार मैप को फिर से हम देखते हैं तो ये है इंडस नदी। यहां पर है इंडस नदी जो कि पाकिस्तान के बीचों बीच से निकलती है। तो इंडस नदी के नाम पर ही इंडिया नाम क्यों पड़ा है उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो जमीनी रास्ते से भारत में आए थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आते थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया से क्यों आते थे, क्योंकि जमीनी रास्ते से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ में ये है हिमालयस, और हिमालयस इतने थिक थे कि इसकी विड्थ कभी कभी 200 से 400 किलोमीटर लंबी होती थी। तो इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता था। यहाँ पर भी हिमालयाज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन है और यहाँ पर नीचे इंडियन ओशियन है। तो इसीलिए एक ही रास्ता बचता है और वो है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हालांकि यहाँ पर भी हिंदू कुश है, लेकिन यहाँ पर खैबर पास है और यहाँ पर बोलन पास है। वहाँ से लोग हमारी थ्रू आउट द हिस्ट्री में आते रहे हैं। तो सबसे पहले वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आते थे तो एनकाउंटर करते थे कौन सी नदी को, इंडस नदी। यानी कि इंडस नदी के जो ईस्ट में लोग रहते हैं वो लोग, पूरी जमीन का नाम क्या पड़ गया, इंडिया। तो इंडस से वर्ड बना है इंडिया और सिंधु से वर्ड बना है हिंदू। यानी कि जो ग्रीक लोग थे वो आज से 2500 साल पहले जब भारत में आए थे तो उस हिंदू वर्ड यानी कि सिंधु वर्ड को नहीं बोल पाए और वो क्या बोले, हिंदू। उसको हिंदू प्रोनाउंस करते थे वो, और हिंदू यानी कि हिंदू की जमीन, हिंदू का स्थान क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। तो इसका नाम क्या बन गया, हिंदुस्तान। और इसी तरीके से इंडस नदी यानी कि ईस्ट ऑफ इंडस जो लोग रहते हैं वो कौन है, लोग इंडिया के वासी हैं वो लोग। तो ये है कारण हमारे सब कॉन्टिनेंट का नाम इंडिया या फिर हिंदुस्तान पड़ने का। अब हम समझते हैं कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा। तो हमारा प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद, यानी कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, जो कि आज से 3500 साल पहले लिखा गया था, कंपोज किया गया था, लिखा नहीं गया था। वो ओरली ट्रांसफ़र हुआ था काफ़ी जनरेशन से, बहुत बाद में जाके वो लिखा गया है। तो जो कंपोज किया गया था आज से 3500 साल पहले, उसमें बताया गया है कि भरत एक ट्राइब थी, भरत एक क्लैन था जो कि रूल कर रहा था हमारे इंडिया में, और उनकी ही वजह से इस सब कॉन्टिनेंट का नाम भारत भी पड़ गया।
अब हम देखते हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, यानी कि हमारे पास्ट के बारे में जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। तो जानकारी लेने के कुछ चंद तरीके हमारे पास मौजूद हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है कि पुरानी बुक्स को खोजो और उनको पढ़ा जाए। यानी कि ये बुक्स क्या कहते हैं, इन बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, वो बुक्स जो कि हाथ से लिखी गई हैं। मेन्यू का लैटिन वर्ड है मेन्यू, उसका मतलब है हैंड, यानी कि हाथ से लिखी हुई वो बुक्स, यानी कि उनको पढ़ के भी हम पास्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये बुक किस पे लिखी जाती थी, पाम लीफ या फिर जो छाल होती है, जो बार्क ऑफ ट्री छाल होती है, उस पर भी पत्ते बनाए जाते थे, प्रॉपर पेजेस उस तरीके से बनाए जाते थे उस समय पर, और उन पर ये लिखा जाता था। तो ये है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है मैन्यूस्क्रिप्ट का, कि इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। एक पत्ते पर या फिर पेड़ की छाल से प्रिपेयर किया हुआ एक पेज है और उस पर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है। अब इतना समय हो गया इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखे हुए, यानी कि ओवर द ईयर्स ऐसी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी थी जिन्हें इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े मकोड़े थे, वो खा गए और वो डिस्ट्रॉय हो गई और वो सर्वाइव नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हैं जिन्हें टेम्पल्स में या फिर मॉनेस्ट्रीज में प्रिजर्व किया जाता है। ये जो बुक्स थी उनमें विभिन्न तरीके की, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जानकारी हमें देखने को मिलती है। रिलीजियस बिलीफ्स की जानकारी मिल सकती है, प्रैक्टिसेस, किस तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जाती थी। लाइफ्स ऑफ किंग, यानी कि उस समय में जो राजा रूल कर रहा था उसके बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में भी जानकारी हमें इन बुक से मिलती है। इसके अलावा इन बुक्स में हमें एपिक्स, जैसे महाभारत रामायण एपिक्स है, उस तरीके से पोएम्स, प्लेज, यानी कि जो हमारे ड्रामाज हैं, वो भी हमें इन बुक्स में देखने को मिलते हैं, इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो किस में लिखी जाती थी, वो संस्कृत में लिखी जाती थी और कुछ प्राकृत में भी लिखी जाती थी। संस्कृत जो थी वो एलीट की भाषा है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, और कॉमन लैंग्वेज उस समय क्या थी, प्राकृत थी। और तमिल में भी ऐसी हमें लिटरेचर, ऐसी बुक्स हमें देखने को मिलती है जो कि कंपोज हुई थी संगम पीरियड में। संगम पीरियड हम आगे आने वाले, जब भी इसका चैप्टर आएगा उसको हम पढ़ेंगे संगम पीरियड के बारे में। वहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी लिटरेचर लिखी गई थी। तो ये हो गया हमारा लिटरेरी एविडेंस, यानी कि लिटरेचर से भी हम पास्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है इंस्क्रिप्शन, यानी कि इंस्क्रिप्शन जो गोदे हुए, यानी कि पत्थर पर गोद कर लिखी हुई चीज़ें, उनसे भी हम जानकारी ले सकते हैं पास्ट के बारे में। अच्छा, ये गोद कर किस पे लिखी जाती थी, ऑफन ये किस पे की जाती थी, ज़्यादातर ये स्टोन पर या फिर मेटल पर लिखी जाती थी। स्टोन या फिर मेटल पर लिखी जाती थी। क्या लिखा जाता था, तो कभी कभी जो राजा होते थे वो अपने ऑर्डर्स, ठीक है, या फिर वो लोगों को क्या बताना चाहते हैं, वो भी इंस्क्राइब कर देते थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, यानी कि हार्ड सरफेस पर, एक कठोर सरफेस पर लिखने का एडवांटेज क्या हो सकता है और इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज भी फेस करने को आ सकती हैं। तो जो डिफिकल्टीज हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने में फेस होती थी, वो डिफिकल्टीज यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि पानी से, इंसेक्ट से इन स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बहुत ईजिली तो नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इनको लॉन्ग लास्टिंग कहा जा सकता था, हार्ड सरफेस पर लिखने को लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं। तो हमने लिटरेचर देख लिया, इंस्क्रिप्शन देख लिया। इसके अलावा हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस समय वो यूज़ करते थे। तो वो उन चीज़ों को खोज कर निकालना, उनके बारे में पढ़ना, और उससे हमें पास्ट के बारे में जो पता चलता है उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, यानी कि खुदाई करते हैं और उस चीज़ को एक्सकेवेट करके निकालते हैं, जो वो लोग यूज़ करते थे, किस तरीके के बर्तन यूज़ करते थे, कैसे घरों में रह रहे थे। वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, आर्कियोलॉजी में आ सकती हैं। तो आर्कियोलॉजी में क्या आता है, हमारे में टूल्स आते हैं, क्या वेपन्स यूज़ कर रहे थे, किस तरीके के पॉट पैंस, यानी कि किस तरीके के वो जो बर्तन थे वो यूज़ करते थे, ऑर्नामेंट्स, यानी कि किस तरीके के वो श्रृंगार कर रहे हैं वो यूज़ करते थे, और कॉइन्स। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, आर्कियोलॉजी में आती हैं। ये ऑब्जेक्ट जो थे वो स्टोन के बने हो सकते थे, बोन के बने यानी कि हड्डियों के बने हो सकते थे, या फिर बेक्ड क्ले यानी कि पकी हुई मिट्टी के भी बने हो सकते थे, और इसके अलावा लेटर फेज में हमें वो मेटल के भी बने मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड चीज़ों से बने हुए थे वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव किया गया है, कि ऑब्वियसली जो चीज़ें हार्ड चीज़ों से बनी होंगी वो आसानी से ख़राब नहीं होंगी और वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो यही एडवांटेज था इंस्क्रिप्शन का, कि इंस्क्रिप्शन लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते थे। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उसके कुछ पिक्चर्स में एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है पॉट, यानी कि किस तरीके की पॉटरी वो बर्तन यूज़ करते थे। ये सील्स हैं कि किस तरीके की सील उस समय यूज़ की जाती थी। यूज़ किए हुए ऑब्जेक्ट के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट और क्या देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स को भी सर्च करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स थे
बर्ड्स थी, फिश थी, उस समय पर उनकी बोन से भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी, और इसके अलावा ह्यूमन स्केलेटन से भी बहुत सारी जानकारी हमें उस समय मिलती है कि उस समय के लोग किस तरीके के हुआ करते थे, किस तरीके से वो प्रैक्टिसेस किया करते थे। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ह्यूमन स्केलेटन से हम कैसे पता लगा सकते हैं उस समय के पास्ट के बारे में। तो हम पता लगा सकते हैं कि उनको जो दफनाया गया था वो किस तरीके से दफनाया गया है, कौन से डायरेक्शन में दफनाया गया है। तो वो अगर एक डेफिनेट पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि एक ही डायरेक्शन में, यानी फिर कहीं पर ऐसा होता था कि ईस्ट टू वेस्ट ही दफनाते थे, या फिर कहीं पर ऐसा होता था कि नॉर्थ टू साउथ ही दफनाते थे, तो एक डेफिनेट अगर पैटर्न देखने को मिलता है तो वहाँ के कल्चर के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रेवयार्ड्स भी हमें मिले हैं जहाँ पर लोगों के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स भी दफनाए गए हैं, और यहाँ पर और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, वहाँ पर उनके पेट्स भी किसी जगह पर, यानी कि डॉग्स भी उनके साथ दफनाए गए थे। तो वो भी उस समय के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ हमें बता देता है। तो पास्ट के बारे में जानकारी लेने के ये सारे हमने मेथड्स जो देखे हैं, जहाँ पर हमने देखा लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन और उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस थे वो भी हमने देखे। तो इसको जो स्कॉलर्स हैं जो इसको स्टडी करते हैं, उन्होंने इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है, उसे कहते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जो हमारी जानकारी है वो कौन से सोर्स से आई है, और उसे रेफर करके हम इस जानकारी को ले रहे हैं। तो ये होते हैं सोर्सेज। सोर्सेज क्या है? जो लिटरेचर है, जो इंस्क्रिप्शन है, जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो सारे हमारे क्या है, हमारी जानकारी के स्रोत है, यानी कि सोर्स है। तो इसके लिए स्कॉलर्स ने क्या वर्ड यूज़ किया है? सोर्स वर्ड यूज़ किया है। तो आप पास्ट के बारे में कभी भी कोई जानकारी देंगे तो सबसे पहले आपसे, अगर कोई स्कॉलर होगा तो आपसे क्या सवाल पूछेगा कि इस जानकारी का आपके पास सोर्स क्या है। तो आप बता सकते हैं कि हमारा सोर्स ये लिटरेचर एविडेंस है, या फिर ये इंस्क्रिप्शन है, या फिर ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारा सोर्स है। तो यहाँ पर टाइटल को डिस्कस किया गया है कि जहाँ पर लिखा है आर पास्ट, तो यहाँ पर डेलिबरेटली लिखा गया है प्लूरल में पास्ट, ठीक है, ना कि पास्ट। तो पास्ट डेलिबरेटली इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बताने का तरीका है कि पूरा यूनिफॉर्म नहीं चल रहा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रह रहे थे वहाँ पर अलग अलग उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी रही है, इसीलिए इसे प्लूरल रखा गया है टाइटल को। तो वो अलग अलग हिस्ट्री कैसे हो सकती है? अलग अलग हिस्ट्री इस तरीके से की जा सकती है कि जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे, उनके जो रहने का तरीका था, या फिर उनकी जो हिस्ट्री है वो राजा रानियों से हिस्ट्री से अलग होगी। इसके अलावा जो मर्चेंट की लाइफ है, यानी कि एक व्यापारी की लाइफ है, वो एक क्राफ्ट्समैन की लाइफ से बहुत अलग हो सकती है। इसीलिए आर पास्ट, यानी कि हमारा पास्ट क्या रहे हैं, उनके बारे में जानकारी रखने के लिए हमारा जो टाइटल है बुक का वो प्लूरल रखा गया है। और सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं, आज भी लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हुए डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट कस्टम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि अंडमान आइलैंड्स में जो लोग रहते हैं वो अपना ज़्यादातर खाना कहाँ से लेते हैं? फिशिंग करके और हंटिंग करके, या फिर जो फॉरेस्ट है वहाँ से वो खाना कलेक्ट करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी जो सिटीज़ में लोग रहते हैं, यानी कि उसके बिल्कुल विपरीत सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर खाना पहुँचाया जाता है। जो गाँव में खाना उगाया जा रहा है वहाँ से सप्लाई किया जाता है कहाँ पर? शहरों में। तो एक डिफरेंट तरीका है लोगों को रहने का, और आज भी लोग अपने अलग अलग तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा ये भी एक प्रमुख कारण है कि राजाओं के बारे में और उनके युद्ध जो लड़े गए थे उनके बारे में हमें काफी कुछ जानकारी है। आम आदमी के मुकाबले हमें राजाओं के बारे में जानकारी ज्यादा है। वो जानकारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो रिकॉर्ड संभाल कर रखे थे। उनके जो राजकवि हुआ करते थे या फिर जो भी लोग रिकॉर्ड रख रहे थे, उन्होंने अपनी जीत को बताने के लिए ये रिकॉर्ड्स रखे थे, और उन रिकॉर्ड्स को देख के हम इन राजाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आम आदमी के लिए लिखने के लिए ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो आम आदमी की जानकारी, पास्ट के जो आम आदमी थे उसके बारे में जानकारी हमारे पास बहुत ही कम है। आजकल वो हिस्ट्री लिखी जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? सबऑल्टर्न हिस्ट्री बोला जाता है। और वो हिस्ट्री आजकल लिखी जा रही है कि पास्ट में जो आम आदमी थे उनकी लाइफ किस तरीके से थी। तो हटकर जो राजा रानी थे, मोनार्किकल जो कि हिस्ट्री थी, उससे हटकर उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में भी जानकारी लिखी जाती है। लेकिन वो इतनी जानकारी हमारे पास सोर्सेज उसके बारे में नहीं है जितने हमारे बैटल्स के या फिर राजाओं के बारे में हमारे पास जानकारी मौजूद है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें रेफरेंस चाहिए होगा हिस्ट्री में, डेट्स, यानी कि जब हम मेंशन करेंगे तो इस तरीके से हम मेंशन नहीं करेंगे कि आज से 4000 साल पहले या फिर आज से 5000 साल पहले। ऐसा कहना थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि ये जो बुक है वो लिखी गई हो मान लो 2020 में और आप पढ़ रहे हो 2025 में, तो 5 साल का डिफरेंस डायरेक्टली आ गया। इसीलिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है? जीसस क्राइस्ट, क्योंकि ये बुक्स मॉडर्न जो है वेस्टर्न एजुकेशन है, तो वेस्टर्न तरीके से ये बुक्स लिखी गई हैं। तो जीसस जो क्राइस्ट हैं उनके बर्थ को 0 मान लिया गया है।
ठीक है। तो पॉइंट 0 से हम आगे की तरफ डेट्स को बढ़ाते हैं और आज हमारी डेट क्या है, 2023 जैसे ईयर चल रहा है। तो 2023 यानी कि 2023 साल यानी कि 2023 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को। ये है इसका मतलब। और इससे पहले की जो ईयर्स है वो हम यहां से शुरू करते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले। तो हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल पहले, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। 2000 BC बिफोर क्राइस्ट, ऐसे BC लिखा होगा। अब इसका रिलीजियस टोन हटाने के लिए लोग BCE भी यूज करने लगे हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, ये भी यूज करने लगे हैं। अच्छा, इसके बाद जो होगा, यानी कि अगर हम आज की बात करें 2023 जो चल रहा है उसको हम लिखते हैं AD यानी कि एनो डोमिनो। और इसका रिलीजियस टर्म हटाने के लिए हम इसको क्या यूज भी कर सकते हैं, 2000 CE यानी कि कॉमन एरा, 2023 कॉमन एरा। तो ये होती हैं डेट्स। इस तरीके से डेट्स को हम मेंशन करने वाले हैं आगे हिस्ट्री में। तो ये था चैप्टर नंबर 1 NCERT स्टैंडर्ड 6। इस चैप्टर के की टेकअवेज देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा है। तो हमने एक क्यूरियोसिटी, एक क्वेश्चन से शुरू किया था कि क्या हम अपने पास्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर हमने देखा कि क्या क्या जानकारी हम पास्ट के बारे में ले सकते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को, पूरी ज्योग्राफी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हमने समझा। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो देश का आज नाम है वो नाम कैसे पड़े हैं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये सारे नाम भारत के, हमारे देश के कैसे पड़े हैं। उसके बाद हमने देखा कि हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हमारे इतिहास के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, उसके सोर्सेस हमारे पास क्या क्या है। तो उसमें हमने देखा था लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन, और उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उससे हम पास्ट की जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा डेटिंग टेक्निक। डेटिंग टेक्निक मतलब डेट को हम कैसे रेफर करने वाले हैं हिस्ट्री में। हमने डिफरेंस बताया कि BC और BCE क्या है, और उसके बाद AD और CE क्या है। तो ये दोनों कहीं पर भी लिखा मिल जाए, अगर आपको BC लिखा है और BCE लिखा है तो वो सेम ही बात है, और AD लिखा है, CE लिखा है, वो भी एक सेम ही बात है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। NCERT के ऐसे सारे लेक्चर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा यूजर नेम। इंस्टाग्राम पर मैं रील्स के फॉर्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हिस्ट्री की डालता रहता हूँ, आप उनको जरूर चेक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। अगर आपको ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस और हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग वीडियो नरेशन लाता रहूंगा। कीप वॉचिंग।